सो हेलो एवरीवन। सो अभी जो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, राइट। तो अगेन बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी ऐसे 230 की बात होने वाली है, ऑडिट एविडेंस मतलब ऐसे 500 की बात होने वाली है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है ऐसे 230, उसके अंदर ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी है। जो ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है ऐसे 500, अगेन उसके अंदर ऑडिट एविडेंसेस के बारे में हमने ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस करी है। लेकिन अब मैं आपके साथ ऐसे 230 एंड ऐसे 500 दोबारा से डिस्कस करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू ऐसे 230 वंस अगेन, आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू ऐसे 500 वंस अगेन। इस बार हम लोग साथ साथ में ना स्टैंडर्ड का रिटर्न नोट्स बनाएंगे। ऐसे 230 के ब्रॉडली जितने भी पॉइंट्स कवर होते हैं मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा आपके साथ, रिटर्न नोट्स बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद बुक के कंटेंट को देखेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके बारे में 8 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं आपको, 8 पॉइंट याद कराऊंगा। उसके बाद अगर आप चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो चलेगा। सिमिलरली ऑडिट एविडेंसेस के अंदर हम लोग लिखने का काम कम करेंगे, बुक से ज्यादा देखेंगे। बट डॉक्यूमेंटेशन के 8 पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, और मेनली आपको वही याद रखना है। बुक आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो साथ में। एविडेंसेस के अंदर हम लोग नोटिंग का काम कम करेंगे, बुक का काम ज्यादा करेंगे, बट साथ साथ में वहां भी नोटिंग करेंगे, और फिर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर्स के अंदर, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस चैप्टर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट ऐसे 230 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो देखना, अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें ना, तो आप कह सकते हो कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बेस है हमारे सब्जेक्ट का, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आधार है हमारे सब्जेक्ट का, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल स्टार्टिंग पॉइंट एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न्ड। डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल मतलब है रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि आप जो भी कर रहे हो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, राइट। मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो पहले प्लानिंग करो। आप जब प्लान कर रहे हो तो एक प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करो, दैट हाउ यू हैव प्लान्ड। ओके, डे 1 में क्या पढ़ने वाला हूँ, डे 2 में क्या पढ़ने वाला हूँ, डे 3 में क्या पढ़ने वाला हूँ, डे 4 में क्या पढ़ने वाला हूँ, किस तरीके से प्लानिंग करने वाला हूँ, लिख के रखो अच्छे से। फिर आपने एक्चुअली में जो पढ़ाई करी, द आउटपुट यू हैव डिलीवर्ड, लिख के रखो अच्छे से, मैंने क्या किस दिन पढ़ा, वरना 4 महीने बाद 6 महीने बाद तुमको याद ही नहीं होगा कि तुमने कब क्या पढ़ा था। सो लिख के रखो अच्छे से कब क्या पढ़ा था, कम से कम देखोगे तो समझ तो आएगा, हाँ ठीक है यार मैंने तब इस फलाने चीज की पढ़ाई करी थी। उसके बाद तुमको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है पढ़ते हुए, कभी कभी क्या होता है कि वाइल स्टडिंग ए पर्टिकुलर चैप्टर यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, यू आर फेसिंग सम इश्यूज। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने इश्यूज को लिख के रखो। क्योंकि क्या होगा कि आप जब इशू को लिख के रखोगे ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई इश्यू आता है और वो इमीडिएटली अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप बाद में खुद भूल जाते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम आया था। लेकिन अगर आप उस इश्यू को लिख के रखते हो तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि कल को फ्यूचर में आप ये देख पाओगे कि वेदर ऑल माई इश्यूज आर रिजॉल्व। क्योंकि इश्यूज का ना अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि अभी आया, अपने आप ही खत्म हो जाता है, बाद में आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज होता है, अपने आप ही इशू चला जाता है। कुछ ऐसा होता है कि आगे आपने जैसे पढ़ाई एडवांस करी, कोई और टॉपिक पढ़ते वक्त वो इशू क्लियर हो जाता है। और जो इश्यूज क्लियर नहीं होते हो आप अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो, अपने कलीग से पूछ लेते हो, अपने टीचर से पूछ लेते हो, और अपने वो जो इश्यूज हैं वो क्लियर कर लेते हो। लेकिन इश्यूज को क्या करना है? लिख के रखना है। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लिख के रखना है। तो मैं रियल लाइफ में भी आपको क्या कहता हूं कि हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो लिख के करो। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि फ्यूचर में आपके काम आएगा कि भाई मैंने कितनी पढ़ाई करी थी, मैंने कब क्या पढ़ा था, मैंने कब कितने रिविजन्स करे थे। प्लस कल को अगर भविष्य में बोल दिया कि यार तू पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, एकदम निकम्मा है, तू बिल्कुल नहीं पढ़ता, तूने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो आप वहां पे दिखा सकते हो, देखो मैंने कितनी कॉपियां भर दी है। एक बच्चा जो सिर्फ ऑरल स्टडीज कर रहा है वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैंने जेन्युइनली मेहनत करा था। लेकिन एक बच्चा जो लिख कर पढ़ाई कर रहा है, जो कॉपी पे कॉपी भरते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रूव कर पाएगा कि मैंने देखो कितनी मेहनत करी थी। देखो ये जो नोटबुक्स हैं, ये जो कॉपीज हैं, ये प्रमाण है इस बात का, ये प्रूव है इस बात का कि मैंने क्लासेस डेडिकेशन के साथ करा था, मैंने पढ़ाई अच्छे से करी थी। तो आपके डिफेंस के लिए भी काम आता है। तो रियल लाइफ के अंदर भी अपन क्या देखते हैं कि आप जब लिख के कोई काम करते हो तो वो हमेशा आपके काम आता है। सिमिलरली अपन जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो ऑडिट का इंपॉर्टेंस आपको पता है ना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट हमारे लिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट हमारे देश के लिए। और ऑडिट के अंदर क्या होता है कि वी आर गोइंग टू ऑडिट द इंडिपेंडेंट ऑडिट इंडिपेंडेंटली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, एंड वेयर वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस ओपिनियन, एंड द स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन आवर ऑडिट रिपोर्ट, द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट।
सो इसीलिए लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट दी गई है, स्टैंडर्ड्स के अंदर रिक्वायरमेंट दी गई है कि एज ए ऑडिटर अपन जो भी करेंगे ना, अपने को एक प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है, प्रॉपर फाइल मेंटेन करके चलनी है। तो आप जनरली देखोगे सीए फर्म्स के अंदर आप जाओगे तो फाइलें भरी होती है, वहां पे फाइलें मेंटेन्ड होती है। अगर छोटी फर्म है तो फाइल कंपैरेटिवली कम मेंटेन्ड होता है, और अगर एक बिग फोर है तो आप जनरली देखोगे बहुत सारे फाइल्स भरती होते हैं, बिकॉज वो हर चीज लिख के रखते हैं, किसको काम असाइन किया था। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसको रिलायंस का ऑडिट आया, तो रिलायंस का जब ऑडिट आया तो कब से कब ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट के अंदर कितने टीम मेंबर्स को भेजे थे, उन टीम मेंबर्स को क्या क्या काम असाइन करा था, किसने क्या क्या काम करा था, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। फिर हर एक टीम मेंबर इंडिविजुअली क्या करता है, अपना अपना वर्किंग पेपर बनाता है। हर एक टीम मेंबर जो भी ऑडिट करने जा रहा है ना, हर एक टीम मेंबर क्या करता है, इंडिविजुअली अपना अपना फाइल मेंटेन करता है। ऑडिट करते वक्त अगर उसको कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया, कुछ गलत दिखाई दिया, वो नोट डाउन करके रख लेगा, सो दैट ही कैन डिस्कस विद द सीनियर लेटर ऑन। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट करके रख लेगा, अगर कुछ भी ऑब्जर्वेशन है उसका वो डॉक्यूमेंट करके रख लेगा, अगर उसको कुछ भी एविडेंस मिला तो वो डॉक्यूमेंट करके रख लेगा, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है तो डॉक्यूमेंट करके रख लेगा। तो इस तरीके से हर कोई क्या करता है, अलग अलग अपना अपना वर्किंग फाइल मेंटेन कर लेते हैं, और बाद में वो लोग क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग वर्किंग फाइल है सबको असेंबल कर देते हैं, एक साथ सबको इकट्ठा कर देते हैं और वो पूरी फाइल बन जाती है। तो इस तरीके से फाइल्स मेंटेन होती है ऑडिट करते वक्त, और वो जो फाइल्स मेंटेन करने का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल ऑडिटर के खुद के कन्वीनियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो जो फाइल्स मेंटेन करने का सिलसिला है, एवरीथिंग दैट द ऑडिटर डज ही डॉक्यूमेंट, इवन द वर्क ही डेलीगेट्स ही डॉक्यूमेंट्स। जिस बंदे ने क्या काम करा, किस डेट में काम करा, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, कौन से एविडेंसेस लिए, क्या कंक्लूजन मिला, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जाता है। हर बंदा जो ऑडिट करने जाता है सब कुछ हर कोई अपना अपना काम डॉक्यूमेंट करता है, किस दिन मैंने कौन सा काम किया था, उसके मुझे क्या रिजल्ट्स मिले थे, क्या एविडेंसेस मिला था, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था, मुझे क्या डिफिकल्टी फेस हुई थी। हर बंदा हर चीज क्या करता है, रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है, बाद में उसको असेंबल कर लेते हैं। ये क्या है, अपने कन्वीनियंस के लिए भी है, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एस ए 230, एंड दैट इज ऑल्सो ऑलवेज रेड विद SQC1। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, इट इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक रिटन रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द ऑडिटिंग प्रोसीजर्स वी हैव परफॉर्म्ड, कि एज ए ऑडिटर अपन जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स हमने कहां डिस्कस किया है, ऐसे 330 में डिस्कस किया है, राइट। तो ऑडिट प्रोसीजर्स हम कहां डिस्कस करते हैं सर, ऐसे 330 में डिस्कस करते हैं, याद है ना। वी परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और अगर आपने ऐसे 330 अभी तक नहीं करा है, तो जब आप करोगे तब देखोगे कि अलग अलग प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है चेक करते हैं, फिर अपन सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करेंगे ना, हम डॉक्यूमेंट करके चलेंगे एज ऑडिटर्स, हम उसका रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे, राइट। एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस अपने को मिलेगा हम उसका एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलेंगे। जब भी जो भी कंक्लूजन अपन फ्रेम करेंगे, ऑल द कंक्लूजन्स रीच्ड, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलेंगे। अच्छा, एविडेंसेस ऑब्टेन करना है, ये रिक्वायरमेंट कहां स्टडी करते हो भाई, कि ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना है। सर ऐसे 200 में हम ऐसा पढ़ते हैं दैट ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस का कॉन्सेप्ट कहां डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे 500 में डिस्क्राइब किया गया है कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है, राइट। तो जो भी प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करा ऐसे 330 के अंदर, या जो भी एविडेंसेस हमने ऑब्टेन करे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 200, या जो भी कंक्लूजन्स हमने रीच करा, ये सारा कुछ क्या करते हैं, हम सब चीज का रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसी को कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, या इसी को कहते हैं ऑडिट फाइल, राइट। जब प्रैक्टिकली आप सुनते हो ऑडिट फाइल, अरे ऑडिट फाइल देना एक मतलब नॉर्मल आपको सुनाई देगा ही देगा फर्म के अंदर, अरे भाई ऑडिट फाइल दे देना, भाई ऑडिट फाइल दे देना। तो ऑडिट फाइल का मतलब ही क्या हो गया, अरे वो रिलायंस का ऑडिट फाइल देना। तो अगर तुमको रिलायंस का ऑडिट फाइल मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो फर्म है वो रिलायंस का ऑडिट कर रहा है, तो पहले तो यार रिलायंस इतनी बड़ी एंटिटी है कि कम से कम तुम मान के चलो 20-25 फाइलें होंगी। तो वो 20-25 फाइल होगा, और वो 20-25 फाइल के अंदर पूरा रिकॉर्ड होगा किसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करा था, कब कब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करा था। इनफैक्ट उसके अंदर ये सारा कुछ भी होता है, कि मान लो कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ऑडिट प्रोग्राम बनाता हूं। तो जब प्रोग्राम बनाऊंगा मैं अपना ऑडिट प्रोग्राम, उसको भी मैं रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करके चलूंगा, दिस इज माय प्रोग्राम। ओके, मैंने ये प्लानिंग करी है, मैं इस दिन ये ऑडिट करूंगा, मैं परचेज का ऑडिट करूंगा, मैं सेल्स का करूंगा, मैं फलाने बंदे को फलाना काम डिवाइड करूंगा। तो मैं उसका भी क्या करूंगा, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, फाइल में डाल दूंगा।
उसके बाद ऑडिट करते वक्त जब मेरे को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अराइज होंगी, कुछ रिस्क फैक्टर मिलेगा, कुछ रिस्क मिलेगा, वो भी मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट कर दूंगा। एविडेंसेस मिलेगा, उसको भी मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट कर दूंगा। कंक्लूजन्स रेज्ड, उसको भी क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट कर दूंगा। तो ये सारा कुछ मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट कर दूंगा, और वो एक मिलके बन जाएगा ऑडिट फाइल। दैट इज गोइंग टू बिकम ए ऑडिट फाइल। तो मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूं कि ऑडिट फाइल इज ए रिकॉर्ड ऑफ एपी प्लस एई प्लस एसी। ऑडिट फाइल क्या है, रिकॉर्ड है ऑफ एपी प्लस एई प्लस एसी। एपी यानी ऑडिट प्रोसीजर्स, एई यानी ऑडिट एविडेंसेस, एंड एसी यानी ऑडिट कंक्लूजन। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल है, याद रहेगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आखिरकार डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है क्या है, ये पॉइंट हो सकता है आपको बुक में ना मिले, बट एनीवेज आपको बुक से पढ़ना ही नहीं है ये स्टैंडर्ड। जो जो चीजें हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं आपको यहीं से पढ़ना है। दैट इज गोइंग टू बिकम मच सिंपल फॉर यू। तो रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा नोट्स प्रिपेयर करता है या टीचर नोट्स प्रिपेयर करता है। सपोज एक टीचर ने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करके आपको दिया है। वो जो रिटन नोट्स प्रिपेयर किया मतलब वो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ही तो कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना पूरा, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो क्या कर रहा है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है। तो अब वो डॉक्यूमेंटेशन कब काम का है, उस डॉक्यूमेंटेशन का आधार क्या है, जब उस टीचर के नोट्स को पढ़ के एक ऐसा बच्चा जिसने पहले उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करी है वो भी समझ पाए कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, सब्जेक्ट का क्या मतलब है, किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है। तो वही डॉक्यूमेंटेशन काम की हुई ना। तो इसीलिए कहा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन का आधार ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इतने ज्यादा डिटेल्स में होना चाहिए, इतने ज्यादा डिटेल्ड मैनर में होना चाहिए कि कल को अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऑडिट करने आता है, कल को अगर कोई दूसरा पर्सन ऑडिट करने आता है, अगर वो एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा तजुर्बा है, नॉलेज है, सो इन दैट वेरी सिनेरियो वो फाइल देखकर समझ जाए, वो फाइल देखकर समझ जाए कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे, किस बंदे ने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा था, क्या क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किया गया था, क्या क्या कंक्लूजन रीच किया गया था। तो ऐसा होना चाहिए कि सानिध्य सराफ ऑडिट कर रहे हैं, है ना, सानिध्य सराफ ऑडिट कर रहा है, सानिध्य सराफ इज द मेन पर्सन, ऑब्वियसली ही हैज डेलीगेटेड हिज वर्क टू द असिस्टेंट्स आल्सो, वहां पे असिस्टेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, मैंने हर किसी को काम डिवाइड करा हुआ है, वो सारा कुछ है, हर कोई अपने तरह से ऑडिट कर रहा है, फाइलें मेंटेन कर रहा है, लास्ट में असेंबल करके प्रॉपर उसको फाइल बना रहे हैं। कल को अगर हम ऑडिट नहीं करते हैं, कल को अगर हम ऑडिट नहीं करते हैं, जैसे आज के टाइम पर रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि 5 साल के बाद अगर मैं इंडिविजुअल को ऑडिट कर रहा हूं तो एक रोटेशन है, अगर मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं और मैं फर्म हूं तो 10 ईयर्स के बाद एक रोटेशन लगेगा। तो कल को जब दूसरी फर्म ऑडिट करने आती है तब भी क्या होना चाहिए कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो सिर्फ मेरा ऑडिट फाइल रेफर कर लेना तो मेरा ऑडिट फाइल रेफर करके उनको समझ आ जाए कि व्हाट वाज द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर्स, मैंने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, कब करा था, कौन कौन सा एविडेंस मिला था, और क्लाइंट का पूरा एक तरीके से बोल सकते हो कि कच्चा चिट्ठा वो फाइल देखकर उस ऑडिटर को समझ आ जाए। इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो कहा गया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दैट इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सफिशिएंट डिटेल्स, it should be prepared in sufficient details to enable an experienced auditor having no previous connection with the engagement to understand the nature, time and extent of audit procedures plus the evidences obtained and the conclusions reached। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, इतना ज्यादा डिटेल्ड मैनर में प्रिपेयर होना चाहिए कि कल को एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन है ही नहीं ऑडिट के साथ, जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन है ही नहीं एंगेजमेंट के साथ, वो भी क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए व्हाट इज द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द कंक्लूजन रीच्ड, और डिटरमाइन कर पाए कि ऑडिट किसने परफॉर्म किया था, कौन सी तारीख में परफॉर्म किया था, हु परफॉर्म द वर्क, द डेट ऑफ द वर्क, अगर उस काम को रिव्यू किया था तो किसने किया था और कौन सी तारीख को रिव्यू हुआ था। तो दैट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन किस काम का है, ये डॉक्यूमेंटेशन किस काम का है। देखो लॉजिकली समझो, आप जब रिटन नोट्स बना रहे थे वो किस काम का था, कल को आप रिव्यू कर पाओगे आपने कब क्या पढ़ा था, कल को कोई फ्यूचर में आपके खिलाफ एलिगेशन नहीं लगा सकता कि आपने मेहनत नहीं करी, वो एविडेंस एक तरीके से कि मैंने मेहनत किया था, है ना। तो सिमिलरली पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सीए फर्म है जिसको रिलायंस का ऑडिट मिला है, ठीक है, एक सीए फर्म है जिसको रिलायंस का क्या मिला, ऑडिट मिला है, ठीक है। अब वो सीए फर्म क्या कर रही है, अपनी एंगेजमेंट टीम, एंड अज्यूमिंग कि एंगेजमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, इट कंसिस्ट ऑफ चार्टर्स, एक बैलेंस टीम बनता है पूरा। तो एक सीए फर्म को क्या मिला, रिलायंस का ऑडिट मिला। जैसे आज के टाइम पे रिलायंस के जो स्टैट ऑडिटर्स हैं 2000 चतुर्वेदीज एंड एसोसिएट्स, प्लस वहां पे बिग फोर भी इन्वॉल्व है, ठीक है।
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे जो भी रिलायंस के ऑडिटर्स हैं उन लोगों ने अपने आर्टिकल्स को ऑडिट करने के लिए भेजा। तो अब डॉक्यूमेंटेशन का क्या बेनिफिट होगा? डॉक्यूमेंटेशन का ये बेनिफिट होगा कि एक तो वो लोग डायरेक्ट कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे वर्क ऑफ असिस्टेंट्स, बिकॉज काम डेलीगेट कर दिया जाता है ऑडिट प्रोग्राम बनाकर कि किसको क्या काम करना है। और हर किसी को जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना रहेगा तो उनके काम को डायरेक्ट करना, उनके काम को रिव्यू करना, उनके काम को सुपरवाइज करना बहुत आसानी होगी। एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पप्पू को परचेज फाइल देखने के लिए बोला है और गप्पू को सेल्स फाइल परचेज करने के लिए बोला है, और दोनों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है। पप्पू ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है परचेज फाइल के वक्त, मैंने कौन कौन से वाउचर्स चेक करे, मेरा क्या सैंपल साइज था, मेरा क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आई। सिमिलरली गप्पू ने प्रॉपर फाइलिंग मेंटेन करी है। तो कल को क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, काम को प्लान करना परफॉर्म करना आसान हो जाएगा, है ना। कल को अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, कल को काम को प्लान करना परफॉर्म करना आसान हो जाएगा, फ्यूचर ऑडिट्स में काम आएगा। फ्यूचर ऑडिट में काम आएगा, पुराने फाइल रेफर किए जा सकते हैं। कल को रिलायंस का ऑडिट में दिक्कत आ गई तो अच्छा वो पुराना वाला फाइल रखा हुआ है रिलायंस का, लेकर आना भाई, तो वहां वहां काम आ जाएगा, फ्यूचर रेफरेंस में काम आ जाएगा। एंड इसके अलावा आपको पता है देयर इज अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू डू द फाइलिंग, तो ऑब्वियसली यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, वो एक बेनिफिट है। इसके अलावा आपको पता है कि जो सीए फर्म्स काम करती है ना, सीए फर्म्स के काम का रिव्यू होता है, राइट। सीए फर्म्स के काम का प्रॉपर रिव्यू होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक क्वालिटी रिव्यू का मैकेनिज्म सेट कर रखा है, जहां पे एक बाहर का बंदा आता है और सीए फर्म के काम को रिव्यू करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी एक रिव्यू का मैकेनिज्म सेट कर रखा है जिसको पीयर रिव्यू कहते हैं, जहां पे दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, अपने काम को रिव्यू करता है। और वो जब अपने काम को रिव्यू करता है ना, वो लोग मेनली हमारी फाइलें चेक करते हैं कि अगर हमारी फाइल अच्छी है, फाइल मजबूत है, फाइल स्ट्रांग है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो एज्यूम करते हैं काम हमने अच्छा करा है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है। और अगर फाइलें हमारी कमजोर हैं, फाइलें कम है, तो वो एज्यूम करता है हमने काम अच्छा नहीं करा। तो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लॉ के रिक्वायरमेंट्स भी हैं, क्वालिटी रिव्यूज जब होगा तो उसमें भी काम आएगा। सो दिस इज द वेरियस पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स, आप इजीली याद कर सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या क्या बेनिफिट हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का या वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने का? क्या पर्पस हो गया डॉक्यूमेंटेशन का? दैट इज easy to direct review and supervise the work of assistants if proper documentation is maintained. उसके बाद इट्स एन एविडेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। उसके बाद आप कह सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर के ऑडिट फाइल्स होंगे दोज विल बी यूज्ड एज रेफरेंस फॉर फ्यूचर ईयर्स, मतलब रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर मैटर्स, राइट। इनेबल कंडक्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन, सही बात है। फिक्सेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिफेंस इफ द लीगल एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर, कि कल को अगर कोई लीगल एक्शन आ जाता है ऑडिटर के अगेंस्ट तो क्या होता है कि वो डिफेंस की तरफ ही काम आता है। एक बार आप इतना नोट डाउन कर लीजिए जो बेसिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक बार आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
अब देखना जो अगला कॉन्सेप्ट है, मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लो कि अब अपन ने अभी तक जितने भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ना, अगला जो दो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरी चीज की शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, शेयरिंग ऑफ वर्किंग पेपर्स अलाउड है कि नहीं है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। फॉर्म का मतलब कि जो रिकॉर्ड अपन ने मेंटेन करके रखा है वो हार्ड कॉपी मेंटेन करके रखा है या सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करके रखा है। पुराने जमाने में आप देखते थे कि फिजिकल फाइल्स मेंटेन होती थी, हार्ड कॉपी मेंटेन होता था। और आज के टाइम में जनरली एक्सेल में मेंटेन किया जाता है, ज्यादातर सारी चीजें एक्सेल में मेंटेन की जाती है, राइट। तो फॉर्म का मतलब हो गया कि अपन देखेंगे कि हार्ड कॉपी मेंटेन्ड है या सॉफ्ट कॉपी मेंटेन्ड है, सॉफ्ट कॉपी में वर्ड मेंटेन्ड है या एक्सेल मेंटेन्ड है या पावर पॉइंट है, ऑरल एविडेंस है या रिटन एविडेंस है या फिर विजुअल एविडेंस है। अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस होते हैं। उसके बाद कंटेंट मतलब फाइल के अंदर क्या है, और एक्सटेंड मतलब कितना है, कितना डॉक्यूमेंटेशन किया है भाई, फाइल कितनी बड़ी है। तो नॉर्मली क्या होगा, आप देखोगे बिग फोर में आप जाओ, फाइलों का साइज बड़ा होता है, वो लोग छोटी छोटी बात डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। और वही जनरली आप छोटे सी फर्म्स में जाओ तो उनकी फाइलों का साइज बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, राइट। बिकॉज बिग फोर जो है वो प्रॉपरली ऐसे को क्या करती है, कंप्लाई करती है, तो उनके फाइलों का साइज बहुत बड़ा होता है। और जनरली जो छोटी फर्म्स होती हैं वह फाइलों का साइज बहुत कम होता है। बट ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू सारे पॉइंट्स याद कर लेंगे लॉजिकल मैनर में। अब जैसे मान लीजिए पप्पू ने एक्सेप्ट किया ऑडिट किसका, रिलायंस का या एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी का। आप एग्जांपल में फोकस करो, खाली सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। पप्पू ने एक्सेप्ट किया ऑडिट या तो रिलायंस का या तो मान लीजिए किसी स्मॉल प्राइवेट कंपनी का। अब अगर रिलायंस का ऑडिट एक्सेप्ट किया तो रिलायंस क्या है, एक बड़ी एंटिटी है, बिग एंटिटी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर उस स्मॉल कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करा, प्राइवेट कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करा, तो स्मॉल एंटिटी है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। तो अब बताओ डॉक्यूमेंटेशन कहां ज्यादा होगा, कहां ज्यादा होगा, रिलायंस में ज्यादा होगा या स्मॉल कंपनी में ज्यादा होगा। ऑब्वियस चीज है, रिलायंस में ज्यादा होगा। बिकॉज यहां फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो पप्पू ने ऑडिट एक्सेप्ट किया रिलायंस का या फिर स्मॉल प्राइवेट कंपनी का। रिलायंस इज अ बिग एंटिटी, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्मॉल प्राइवेट कंपनी जो है दैट इज अ स्मॉल एंटिटी, लेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है और ऑडिट मेथडोलॉजीज एंड टूल्स अप्लाई कर रहा है। What the auditor is doing is he is performing audit procedures and he is performing the different audit methodologies and tools. तो audit procedures के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स होता है। अब जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तो सोचो उसको क्या मिलेगा, उसको रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट मिलेगा, है ना। उसको रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट मिलेगा कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट। व्हेन द ऑडिटर इज गोइंग टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्क, ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट। साथ ही साथ क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या डिविएशंस है कंट्रोल से, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो भी तो पता चलेगा ना। द ऑडिटर इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द एक्सेप्शंस, ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द डिविएशंस। बहुत लॉजिकल सी चीज है। सिर्फ ये एग्जांपल याद रखना है आपको। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, बच्चों को याद नहीं होता इसके पॉइंट्स, एकदम देखना आसानी से याद होगा। तो पप्पू ने क्या किया, ऑडिट एक्सेप्ट किया। रिलायंस का भी हो सकता है, स्मॉल प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है। रिलायंस क्या है, बड़ी एंटिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। स्मॉल प्राइवेट कंपनी क्या है, स्मॉल एंटिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है। फिर क्या कर रहा है पप्पू, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट ऑडिट मेथडोलॉजीज एंड टूल्स यूज कर रहा है, एसेस कर रहा है, ROMM एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखना भाई, अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, बड़ी एंटिटी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा। स्मॉल एंटिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है कम है, डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मेरे को फ्रॉड वगैरह मिल गया तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। ROM आइडेंटिफाई करा तो अगेन रिस्क ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, रिस्क कम है तो डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई करे तो एक्सेप्शन ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, एक्सेप्शन कम है, डॉक्यूमेंटेशन कम। तो अगर आपसे पूछे कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन सी बातों पे निर्भर करता है, कौन से बातों पे डिपेंड करता है, तो मेनली आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट्स और भी हैं बट मेनली आपको 5 पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तीसरा, डिफरेंट ऑडिट मेथडोलॉजीज एंड टूल्स। चौथा, असेस्ड रिस्क ऑफ ROMM के असेस्ड रिस्क क्या है। और पांचवा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। तो एकदम सिंपल है और एग्जाम्पल के फॉर्म में आप 5 पॉइंट याद कर सकते हो। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि बताएं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर योर एग्जाम पर्पस।
उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल क्या है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस फर्म के अंदर मैं आर्टिकलशिप करता था, शाहानी नटराजन भेल, सो वन ऑफ द फेमस सीए फर्म्स, राइट, इंटरनल ऑडिट के अंदर तो वन ऑफ द बेस्ट सीए फर्म्स है कंट्री की, एसएनबी, शाहानी नटराजन भेल। तो शाहानी नटराजन भेल का किस्सा सुना रहा हूं आपको। तो जैसे हम लोग डोमिनोज को ऑडिट करने के लिए गए थे, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन कौन थे, बट जितना मेमोरी है कि एक मैं ऑडिट करने गया था यानी सानिध्या, एक हर्ष ऑडिट करने गया था, अगेन हर्ष वाज द टीम लीडर दैट टाइम, पारुल ऑडिट करने गई थी, देन वी हैड पूजा, वी हैड रेशब। तो ऑल दिस वर द डिफरेंट टीम मेंबर्स, हमारे कलीग्स थे, हमारे दोस्त थे, हम सब ऑडिट करने के लिए गए थे, एंड वहां पे हर्ष वाज द टीम मेंबर, ठीक है, एंड अगेन वी वर वर्किंग अंडर द एंगेजमेंट पार्टनर। तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कंट्रोल एज ए 220 का भी ध्यान रखा गया था। अब हर किसी को बोला गया था कि हर किसी को ना एक एक वर्किंग पेपर, हर किसी को एक एक नोटबुक पकड़ाया गया था। हमारा एसएनबी का नोटबुक होता है, तो हर किसी को एक नोटबुक पकड़ाया गया था और डॉक्यूमेंट करने के लिए बोला गया था कि तुम ऑडिट करते हो तो तुम क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, डॉक्यूमेंट करना। तुमको क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज हो रही हैं ऑडिट करते वक्त, डॉक्यूमेंट करना। तुमने कुछ भी ऑब्जर्व किया है तो उसको डॉक्यूमेंट करना। अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा है तुम्हारा क्लाइंट के साथ, करस्पॉन्डेंस हो रहा है, डिस्कस करना। कुछ भी रिप्रेजेंटेशंस वगैरह लिया तुमने थर्ड पार्टी से, डॉक्यूमेंट करना। तो इस तरीके से हर एक टीम मेंबर अपना अपना वर्किंग पेपर मेंटेन करता था। सानिध्य अपना करता था, हर्ष अपना करता था, पारुल अपनी करती थी, पूजा एंड रेशव, एवरीवन यूज्ड टू मेंटेन वर्किंग पेपर्स, अपने अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन करते थे। फाइनली एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में अपने को नहीं पता, पता है क्या? फाइनली क्या होता है कि जो वर्किंग पेपर्स हैं, सानिध्य ने मेंटेन करा, हर्ष ने करा, पारुल ने करा, पूजा ने करा, ऋषभ ने करा, अब इन सारे वर्किंग पेपर्स को असेंबल किया जाता है। क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उसे कहते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। नाउ दिस असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप रिपोर्ट इशू कर दो क्लाइंट को। अगर रिपोर्ट इशू करने से पहले असेंबल करने की रिक्वायरमेंट ला दिया ना, तो मतलब आप समझ लो कि रिपोर्ट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो बोला पहले आप रिपोर्ट इशू कर दो क्लाइंट को। ऑडिट रिपोर्ट जब आप इशू कर दोगे क्लाइंट को, तो विद इन 60 डेज क्या कर लेना, अपने ऑडिट फाइल्स को असेंबल कर लेना। और ये जो रिक्वायरमेंट है याद रखना, ऐसे 230 में नहीं दिया गया है, एसक्यूसी 1 में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल में दिया हुआ है कि जब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दिया जाएगा तो विद इन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इश्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, क्या करना है, ऑडिट फाइल को असेंबल करना है। सो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एमसीक्यू के पर्पस के लिए याद रखना है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, अगेन दैट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू, रिटेंशन पीरियड, कि ये जो फाइलें मेंटेन करनी होती हैं ये कब तक मेंटेन करना है, कोई टाइम है क्या इसका? तो यहां पे ऐसे 230 कहता है कि यस, इन फाइलों को आपको कम से कम 7 इयर्स तक मेंटेन करके चलना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कितने टाइम तक मेंटेन करके चलना है? कम से कम 7 इयर्स तक मेंटेन करके चलना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज द मिनिमम टाइम। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, पहले क्या होता था कि वो फिजिकल फाइलें मेंटेन होती थी। फिजिकल फाइलें मतलब आप देखोगे ना तो एक पूरा कमरा ऐसा होता है, बड़ा सा कमरा, सिर्फ फाइलें ही फाइलें हैं, फाइलें ही फाइलें हैं। जब रिव्यूअर आता है उसकी भी बैंड बज जाती है वहां से फाइल्स निकालने में, फाइलें ही फाइलें हैं। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में ज्यादातर क्या होता है यार, कि आप देखोगे फाइल तो मेंटेन किया है, बट फाइल के अंदर काम की चीजें मेंटेन करी हैं, बाकी सारा कुछ सिस्टम में है, हार्ड कॉपी में है, सॉफ्ट कॉपी में है, सॉरी, सारा कुछ सिस्टम में है, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। और प्रैक्टिकली क्या नहीं होता कि 7 साल के बाद भी कोई भी अपने फाइल को डिसरिगार्ड नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता। फिजिकल फाइल भी कोई डिसरिगार्ड नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, और जो सॉफ्ट में है, जो हार्ड डिस्क में है, उसको तो डिसरिगार्ड करने का मतलब ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली आपको बता दूं, 7 साल के बाद भी जल्दी से कोई भी फर्म क्या नहीं करती है, अपने ऑडिट फाइल को डिसरिगार्ड नहीं करती है, डिस्ट्रॉय नहीं करती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मिनिमम 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इतना आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। देखना ये जो वर्किंग पेपर्स हैं जो हर कोई मेंटेन कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट के बारे में ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होता है। बिकॉज अपन क्लाइंट के बारे में काफी चीजें क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जो भी ऑब्जर्वेशंस थे हमारे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज थी, जो भी हमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट मिला, तो काफी कुछ हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लाइंट का इंफॉर्मेशन भी, क्लाइंट का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी हो सकता है फाइल में लिखा हो, वर्किंग पेपर्स में लिखा हो। तो यहां पे अब एक सवाल आता है, अगेन एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स ऑफ द एग्जामिनर, कि अगर कोई थर्ड पार्टी कल को वर्किंग पेपर का एक्सेस मांगता है तो क्या आप अपने वर्किंग पेपर का एक्सेस दे सकते हो क्या? तो अगेन
स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी हमसे वर्किंग पेपर का एक्सेस मांगता है तो हम वर्किंग पेपर का एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वहां पे क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। तो अगर हम वर्किंग पेपर किसी थर्ड पार्टी को साथ शेयर करते हैं तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगा। हमने कहां डिस्कस किया था इसके बारे में याद करो, ऐसे 200 के अंदर डिस्कस किया था। वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। साथ ही साथ हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी जो सीई एक्ट निकाल रखा है उसके अंदर भी उसने कह रखा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द ऑडिट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसलिए ऐसे 230 में जो भी वर्किंग पेपर्स अपन मेंटेन करते हैं वो अपन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। अब अगला सवाल आता है कि सर क्लाइंट कह रहा है अरे यार क्या बात है यार, मेरा ऑडिट करते करते तुमने इतनी फाइलें मेंटेन कर ली, मेरी दिखाइए जरा एक फाइल की कॉपी, हमें भी दे दे, हमें भी पता तो चले कि भाई तुमने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है हमारे बारे में। तो सर क्लाइंट के साथ शेयर कर दें क्या, क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दें क्या, बिकॉज वहां तो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। तो यहां पे स्टैंडर्ड कहता है कि वर्किंग पेपर इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिटर। वर्किंग पेपर किसका? वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है। क्लाइंट आपसे वर्किंग पेपर्स नहीं मांग सकता, ना आपको उसको दिखाने चाहिए। ना क्लाइंट आपसे वर्किंग पेपर्स मांग सकता है, ना आपको उसको दिखाने चाहिए। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, डिस्क्रेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स क्या कर सकते हो? क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकते हो। अपने डिस्क्रेशन से एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर का कुछ हिस्सा आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, बट आपके डिस्क्रिशन के ऊपर है। क्लाइंट आपको बाउंड नहीं कर सकता। क्लाइंट कैन नॉट कंपेल यू कि आपको अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी मुझे देनी होगी। क्लाइंट आपको कंपेल नहीं कर सकता। आइडियली क्लाइंट आपसे मांग नहीं सकता, आपको देना नहीं चाहिए। और क्लाइंट अगर मांगता है तो आप अपने डिस्क्रिशन से क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। अब यहां पर सवाल आता है, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरे से क्लाइंट का वर्किंग पेपर मांग रहा है तो कल को मान लो रेड पड़ गया क्लाइंट का, तो कल को अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरे से वर्किंग पेपर मांग रहा है, कल को कंपनी के ऊपर फ्रॉड्स के एलिगेशंस लगे हैं, इंस्पेक्टर भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर वो मेरे से वर्किंग पेपर मांग रहे हैं कि जरा आप अपने वर्किंग पेपर्स भेजिए, दिखाइए हमें, तो हम क्या करें? तो इन दिस वेरी सिचुएशन यहां पे क्या हो रहा है यार, ऑडिटर एक डिलीमा में है। बिकॉज एक तरफ क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी है, और दूसरी तरफ क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। एक तरफ कॉन्फिडेंशियलिटी है और दूसरी तरफ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। बट स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है तो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या करेगा? ओवरराइड करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को। आपको लॉ के हिसाब से जाना है और वहां पे आप वर्किंग पेपर्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दे सकते हो। आई बिलीव इट इज क्लियर। इनफैक्ट यहां पे एक मजेदार पॉइंट है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इवन द स्टैट ऑडिटर cannot compel the branch auditor to give his working papers। स्टैट ऑडिटर भी क्या नहीं कर सकता? ब्रांच ऑडिटर को कंपेल नहीं कर सकता है टू गिव हिज वर्किंग पेपर्स। स्टैट ऑडिटर के पास भी ब्रांच ऑडिटर तक के वर्किंग पेपर को एक्सेस करने का राइट नहीं है, बिकॉज जो ब्रांच ऑडिटर ने वर्किंग पेपर बनाया ना वो उसका प्रॉपर्टी है। तो स्टैट ऑडिटर के पास भी ब्रांच ऑडिटर तक के वर्किंग पेपर को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है। और लास्ट फाइनली एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? अब लॉजिकल सी चीजें देखो, यहां पे आप सोच के देखो यार, कितनी फाइलें हैं। एक रिलायंस का 20-25 फाइल है, तो सोचो यार इतना सारा फाइल है। कल को अगर मेरे को बैक में जाना पड़े और जाकर मेरे को रेफर करना पड़े कि मैंने रिलायंस के ऑडिट में क्या क्या किया था, तो क्या मैं वो 20-25 फाइलें रेफर करूंगा? कल को जब लीगल टीम आएगी तो वो 20-25 फाइलें उनको 20-25 फाइलें रेफर करना पड़ेगा। कल को अगर हमें पीछे जाकर देखना है कि हमने रिलायंस के ऑडिट में क्या क्या किया था, तो क्या मेरे को 20-25 फाइलें रेफर करनी होगी? तो सोच के देखो, आप जब पढ़ाई करते हो, मान लो आप कोई 1000 पेज का बुक पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो? क्या बाद में 1000 पेज की बुक रेफर करते हो बार बार? यू प्रिपेयर ए समरी। तो आप जब समरी प्रिपेयर कर लेते हो तो क्या हो जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स सिलेबस है, लार्ज सिलेबस है, तो वहां पे समरी काम आती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सिमिलरली ऑडिटर भी क्या करता है? जो भी फाइलें बना रहा है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रख रहा है, उसका एक समरी मेंटेन करके चलता है, जिसको कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? कंप्लीशन मेमोरेंडम।
तो जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क उसने आइडेंटिफाई किया था ऑडिट करते वक्त, मेजर रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त उसने सब कुछ डॉक्यूमेंट करा है, हर एक रिस्क डॉक्यूमेंट करा है, हर एक एविडेंस डॉक्यूमेंट करा है, हर एक प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करा है, बट जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसने आइडेंटिफाई करा था, कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर था, कहीं नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का रिस्क था, कहीं रिलेटेड पार्टी का रिस्क था, तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसने आइडेंटिफाई करे थे और उसने वहां रिस्पॉन्स अपना कैसे डिजाइन करा था, ऑडिटर उस बात को रिकॉर्ड कर लेगा, एक समरी बना लेगा, जिसको कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में वो इंस्पेक्शन के लिए काम आएगा, भविष्य में वो रिव्यू के लिए काम आएगा, फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड पार्टिकुलरली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कंप्लीशन मेमोरेंडम, राइट। सो अगेन These are the 8 concepts that mainly you need to remember in ऐसे 230। ये 8 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मेनली क्या करना है ऐसे 230 के अंदर याद रखना है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो इट इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजंस रीच्ड, दैट इज ऑडिट फाइल इज ए रिकॉर्ड ऑफ एपी प्लस एई प्लस एसी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है ऑडिट एंगेजमेंट के साथ, वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या था, क्या क्या एविडेंसेस ऑब्टेन करे थे, क्या क्या कंक्लूजन रीच करा था, डिटरमाइन किया जा सके कि ऑडिट किसने परफॉर्म करा था, कब परफॉर्म करा था, किसने काम रिव्यू करा था, कब करा था। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ताकि आसानी से डायरेक्ट रिव्यू एंड सुपरवाइज किया जा सके वर्क ऑफ असिस्टेंट्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सके, लीगल अगर लीगल केस वगैरह आता है तो डिफेंस के लिए काम आएगा, अपने क्वालिटी रिव्यूज इंस्पेक्शंस में काम आएगा। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो हमने एग्जांपल के थ्रू 5 पॉइंट्स याद करे थे, दैट इट डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर्स, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन्ड, द डिफरेंट ऑडिट मेथडोलॉजीज एंड टूल्स tried, then assessed ROMM, that is assessed risk of material misstatement and the nature and extent of exceptions identified। उसके बाद assembly of audit file कितने टाइम में करना पड़ता है? विद इन 60 days करना पड़ता है फ्रॉम द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड उसके बाद रिटेंशन पीरियड क्या है हमारे फाइल्स का? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्लाइंट की बात करें तो ऑडिटर अपने डिस्क्रिप्शन में एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकता है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात करें तो इज अ डिलेमा to choose between confidentiality versus the requirement of law, but the requirement of law is always going to override confidentiality। एंड उसके बाद फाइनली हमने डिस्कस किया कंप्लीशन मेमोरेंडम। ये क्या है? एक समरी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, एंड ए समरी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, एंड इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। सो नाउ यू कैन नोट डाउन जो भी पहले नहीं किया था। तो आप अगर आप बुक रेफर करते हो तो बुक के अंदर आप देखो सब चीज़ें कवर्ड है, बस एक दो चीज़ें एडिशनली हैं जो अपने को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में रेफर करना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दिया है, राइट। तो यहाँ पे मीनिंग के साथ साथ एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिया है। सो दिस इज समथिंग वी हैव नॉट इंक्लूडेड इन द नोट्स, यू कैन रेफर द एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम्स, कि हम लोग जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, हमने इसका रेफरेंस लिया था,
व्हेन वी प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम, किसको क्या काम एलोकेट करना है, कितने दिन में ऑडिट कंप्लीट होगा, वो सब कुछ भी क्या होता है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद वी हैव इश्यूज मेमोरेंडा। इश्यूज मेमोरेंडा मतलब होता है ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन द ऑडिट, तो वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। जो आर्टिकल्स ऑडिट करने जाते हैं तो कल को वो जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो भी इश्यूज फेस करते हैं, वो डॉक्यूमेंट करके रख लेते हैं कि बाद में सीनियर से पूछ लेंगे, उनको दिखा देंगे। उसके बाद जो भी लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन होता है, जो भी लेटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट, तो जो भी लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, थर्ड पार्टी के थ्रू कोई लेटर आ रहा है, मैनेजमेंट से कुछ कंफर्मेशन आ रहा है, तो वो सब कुछ फाइल में डॉक्यूमेंट हो जाता है, मतलब फाइल में सब कुछ चला जाता है। द करस्पॉन्डेंस, जो मेल्स वगैरह में बातचीत हो रही है, जो मैनेजमेंट से बात हो रही है, दोस्त चार्जेस गवर्नेंस से बात हो रही है, तो वो सब कुछ भी हमारे फाइल में आ जाएगा। एनालिसिस, जो भी हमने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस वगैरह करा है, ऑल द समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या होता है, एक टूल होता है टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि आपका परचेज ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज है क्या, परचेज के लिए आपने टेंडर इनवाइट किया था क्या, तो इस तरीके से चेकलिस्ट बने होते हैं अलग अलग मैटर्स के ऊपर, राइट, कि फॉर एग्जांपल परचेज का चेकलिस्ट में क्या होगा कि टेंडर्स आपने इनवाइट किया था क्या, परचेज ऑथराइज था क्या, परचेज का जो ऑर्डर फॉर्म है वो प्री नंबर्ड है क्या, स्टैंडर्डाइज है क्या, तो एक चेकलिस्ट है जिसके 3 ऑप्शंस हैं, यस नो नॉट एप्लीकेबल, तो वो चेकलिस्ट भी क्या करते हैं, फाइल में डाल देते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर लिया था हमने, क्या क्या पर्पस है, क्या क्या एडवांटेज है, राइट। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगेन डिस्कस कर लिया था हमने, क्या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, खाली यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाएगा। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल अगेन डिस्कस कर लिया था, असेंबली एंड रिटेंशन पीरियड दोनों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, 60 days and 70 years। तो SQC1 that is the standards on quality control requires firms to establish policies and procedures for timely completion of the assembly of audit files। और यहाँ पे appropriate time limit क्या दिया है, that it should not take more than 60 days after the date of the auditor's report, and after the assembly of audit file has been completed, auditor shall not delete or disregard audit documentation। जो 7 साल का रिटेंशन पीरियड होता है तब तक ऑडिटर क्या नहीं करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, ऑल्टरेशन नहीं करेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। एंड रिटेंशन पीरियड इज नो शॉर्टर देन 7 years, मतलब मिनिमम 7 years तो है ही है। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट्स provided such a disclosure does not undermine the validity of his work performed। लेकिन क्लाइंट को डिस्क्लोज करने की वजह से उसके काम के इफेक्टिवनेस में कुछ फर्क नहीं आना चाहिए, और इन केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द पर्सन, या फिर उसके इंडिपेंडेंस में फर्क नहीं आना चाहिए। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, तो अगेन हमने डिस्कस किया था दैट द ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ए समरी, जिसको नाम दिया गया है कंप्लीशन मेमोरेंडम, जो क्या डिस्क्राइब करता है द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वेयर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वेर एड्रेस्ड, and such a summary may facilitate the effective and efficient review and inspection of the audit documentation, and particularly for large and complex audits। फिर working paper क्या है, all the documentation that is done by the auditor while performing the audit, that is what is called as working paper। it is the record of the procedures performed, the evidences obtained, the conclusions reached। importance of working paper same points ही हैं। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आपको दिखाई देगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पेपर फाइल, कि हमारी जो फाइल होती है ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होता है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक होता है करंट ऑडिट फाइल। एक होता है परमानेंट ऑडिट फाइल, एक होता है करंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल मतलब क्या होता है कि जो जो पुराने ऑडिट्स हैं हमारे, जो पुराने ऑडिट्स हैं उन सब का इंफॉर्मेशन उस फाइल में होगा, दैट विल बी द परमानेंट फाइल। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने जितने भी ऑडिट्स करे हैं, जितनी भी कंपनीज का ऑडिट करा है, उन सब का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन सब का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ द रेशियोज एंड ट्रेंड्स, जो हमने सिग्निफिकेंट एनालिसिस किया था, राइट। जो रिटायरिंग ऑडिटर था उसके साथ अगर हमने कोई कम्युनिकेशन किया था, वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे उसके बारे में अगर हमने कुछ नोट वगैरह बनाया था, तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा, परमानेंट वर्किंग फाइल में आ जाएगा। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट्स, तो ये क्या हो गया, परमानेंट वर्किंग फाइल हो गया। और करंट ऑडिट फाइल्स क्या हो गया कि सिंगल पीरियड, फॉर एग्जांपल मैं 2019-20 का ऑडिट कर रहा हूं, तो 2019-20 के जो ऑडिट्स कर रहा हूं, करंट पीरियड का इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो करंट फाइल में आएगा।
तो जो भी करंट पीरियड का इंफॉर्मेशन होगा, सिंगल पीरियड के दौरान मैं जितना भी ऑडिट कर रहा हूं उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो करंट ऑडिट फाइल में जाएगा। लेकिन जो प्रीवियस ऑडिट्स के सारे इंफॉर्मेशन होंगे वो परमानेंट फाइल में जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो मैं ऑडिट प्रोग्राम्स बना रहा हूं तो वो तो करंट ऑडिट फाइल का पार्ट हो गया। ईयरली बेसिस में इस साल में जो ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस का एनालिसिस कर रहा हूं, जो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं, जो मैं एविडेंसेस ले रहा हूं, जो मैं एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, जो मैं थर्ड पार्टीज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, जो इस साल के ऑडिट का पार्ट है, वो सब कुछ किस में आ जाएगा? करंट ऑडिट फाइल में आ जाएगा। मुझे जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है क्लाइंट से, जो इस साल के ऑडिट का पार्ट है, वो किस में आ जाएगा? करंट ऑडिट फाइल में आ जाएगा। लेकिन जो भी पुराने ऑडिट का इंफॉर्मेशन है, वहां मुझे जो रिप्रेजेंटेशन मिला था, वहां मैंने जो एनालिसिस करी थी, वहां मैंने जो रिटायरिंग ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करा था, पुराने ऑडिट्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज है, मैंने जब इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करा था पहले, तो इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करके क्या रिजल्ट आया था, राइट, उनका मेमोरेंडम, उनका आर्टिकल्स, वो सब कुछ किस में चला जाएगा? परमानेंट ऑडिट फाइल में चला जाएगा। तो एक बार इस टॉपिक को भी आपको रेफर कर लेना है, एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ सकता है, राइट, एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ सकता है। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।